हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आ जाइए आप लोग और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गुड इवनिंग पूजा, एक बार क्लियर कर दीजिएगा। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है आप सबको? वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग गुड्डू। ओके, थैंक यू गुड्डू। चलिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा पॉलिटिकल रिजिम्स रहेगा। ओके, राजनीतिक शासन। कितने प्रकार के शासन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ओके, और तैयारी आप सबकी कैसी चल रही है? चलिए आ जाइए जल्दी से। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। 2 मिनट वेट करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर लें। ओके, गुड इवनिंग निर्मला। कल की क्लास में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। ओके, गुड इवनिंग जोया। गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग अंजलि। जो है ऐप पर नोट्स नहीं शो हो रहे हैं, तो शायद ऐप पर टेक्निकल फॉल्ट होगा, इस वजह से नहीं हो रहे हैं। पहले दे दिया PDF। ओ, ओके ओके, पहले हम दे देंगे क्योंकि आज हमें ट्रैवल करना था, इसलिए हमने मॉर्निंग क्लास नहीं की है और नोट्स भी अपलोड नहीं कर पाए। तो आज अभी जो क्लास कर लेंगे इसके भी नोट्स दे देंगे और क्लास के बाद भी नोट्स भी दे देंगे। ओके, जो कल क्लास होगी उसके भी। ओके, आज की क्लास के नहीं हो रहे हैं ना उसमें, तो अभी अपलोड ही कहाँ हुए हैं, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिजीम। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस की सबसे खास बात यही है, जो मेहनत करता है वो इस पर जो सफलता है वो उस पर फिदा होती है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ओके, चल, तो यही अपने आप जीवन में उतारिएगा कि आप मेहनत करिएगा, है ना, तो JRF आपके कदमों में होगा। राइट। चल, पॉलिटिकल रिजिम्स, राजनीतिक शासन क्या है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, अब राजनीतिक शासन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे टाइप 2 प्रकार के होते हैं और उनके अंदर उनकी टाइप पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले याद रखेंगे डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक। ओके, गुड इवनिंग कोमल। लोकतांत्रिक क्या है और गैर लोकतांत्रिक नॉन डेमोक्रेटिक क्या है? चलिए आंसर कीजिए, आप लोग इन शब्दों से क्या समझते हैं? डेमोक्रेटिक शासन को हम कैसे मानेंगे और गैर डेमोक्रेटिक शासन को कैसे मानेंगे? चलिए आंसर कीजिए। ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे देश में है वो लोकतांत्रिक है, जनता को जनता पर शासन। यस, वेरी गुड। जिसमें जनता का शासन हो, डेमोक्रेटिक। ओके, और नॉन डेमोक्रेटिक क्या है?
सॉरी, चलिए नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, आंसर कीजिए भाई। नहीं है पता किसी को भी? जैसे निरंकुश, ट्रिनी, जो जहाँ लोकतांत्रिक नहीं है वो वहाँ गैर लोकतांत्रिक है, जैसे तानाशाही। वेरी गुड कोमल। पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो, यस वेरी गुड। गवर्नमेंट का शासन, नॉन डेमोक्रेटिक, ट्रिनी स्टेट, ओके। सरकार के हाथ में पावर हो, ओके। चलिए तानाशाही, नॉन डेमोक्रेटिक, ओके वेरी गुड। जैसा कि आप सबको पता है, शब्द पता है, अब इनमें हम लोगों को इनके अंदर टाइप जो पढ़ेंगे उनमें क्या क्या होता है वो चीजें देखना है। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ आज होमवर्क होगा कुछ जो आपको करके आना है, मॉर्निंग आपको बताना है, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, कुछ थिंकर भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। रॉबर्ट डहल, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइटेराइज ऑन डेमोक्रेसी, ये 2 बुक हैं इनकी, ये भी आपको याद रखना है। लैरी डायमंड, एसपी हंटिंगटन, सीबी मैकफरसन, डेवलपिंग डेमोक्रेसी, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, है ना, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इन पुस्तक को आपको याद रखना है, यहाँ से पूछी जाती हैं। एसपी हंटिंगटन के बारे में हमने आपको डेमोक्रेसी में जब पढ़ाया था यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है, तो उसमें हमने आपको एसपी हंटिंगटन की 3 वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आपको बताया था, जिसमें 3 तरह की वेव चलती हैं डेमोक्रेसी के लिए, ओके। चलिए, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिजीम क्या है, उसे हम लोग समझेंगे, ओके। सॉरी, सबसे पहले याद रखेंगे डेमोक्रेसी शब्द किन किन से मिलकर बना है। तो डेमोस मीन्स होता है पीपल्स अर्थात जनता, और क्रेसिया या क्रेटिया, ओके। क्रेटिया और क्रेसिया 2 शब्द आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, इंग्लिश में याद रखिएगा क्रेटिया, ओके, हिंदी में भी। तो ये शब्द यहाँ भ्रमित करेंगे आपको, ठीक है, पूछ लेंगे डेमोक्रेसी किन किन से मिलकर बना है, ओके। डेमोस एंड क्रेटिया। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से होती है, डेमोस एंड क्रेटिया। तो क्रेटिया मीन्स होता है शासन और डेमोस मीन्स होता है लोग, पीपल, ओके, क्लियर। अगला पॉइंट है डाइसी लोकतंत्र को क्या कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है, मतलब बहुसंख्यक शासन करते हैं। तो डाइसी ने लोकतंत्र को कैसे रिप्रेजेंट किया है कि देश में जो बहुसंख्यक में वो शासन करते हैं उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ओके। ऐसे ही अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप लोगों को पता होगा। चलिए, भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है ये आपको बताना है, आंसर कीजिए। यस, इनडायरेक्ट। चलिए, अब यहां से आपके लिए एक और होमवर्क है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किन देशों में है, किन कंट्रीज में है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किन कंट्रीज में है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कल ये भी आपको करके आना है। 2 आपको होमवर्क मिले हैं, ठीक है, कि काफी दिन से आपको नहीं मिल रहा है ना। चलिए, तो याद रखेंगे लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब कुछ ऑन द बेसिक्स फीचर्स, बेसिस ऑफ नेचर, डेमोक्रेसी का जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो उदार लोकतंत्र होता है, चुनावी होता है, सामाजिक, बहुसंख्यक, सहभागी, इस सब प्रकार के होते हैं इनके नेचर, प्रकृति, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक लोकतांत्रिक समाज कैसा होता है। लोकतांत्रिक समाज पहले हम लोग समझ लेंगे कैसा है, फिर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक समाज, इंडिविजुअल आर असेंबल्ड टू बी फ्री, व्यक्तियों को स्वतंत्र माना जाता है, व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र होते हैं, फ्री, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र हैं कि हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, जो भी कुछ करना है, हमें अपना बिजनेस करना है ना, हमें टहलने जाना है, तो आप लोग यहाँ स्वतंत्र हैं। जब हम लोग उसमें जाएंगे जो गैर लोकतांत्रिक देशों में, वहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलेगी, ओके। अभी आगे जब हम लोग देखेंगे वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं सीमांकित सीमाएं और जिम्मेदारियां हैं, लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सभी को दी जाती है, जैसे आपके कर्तव्य,
है ना, और अधिकार। अगला है सभी लोकतांत्रिक शासनों का एक संविधान होता है, छोटा हो, विस्तृत, लिखित या सम्मेलनों पर आधारित होता है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ओके, क्लियर? ओके, वेरी गुड गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के। सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेसी क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र में क्या होता है, सीमित सरकार के प्रिंसिपल के आधार पर होती है, जहां गवर्नमेंट लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर देखा जाए जॉन लॉक ने सरकार को लिमिटेड रखा था, है ना, तो वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट थी, लिमिटेड राज्य, है ना। तो वहां क्या है, जनता ज्यादा फ्री रहती है और सरकार लिमिटेड रहती है। सरकार सिर्फ उन एरिया में हस्तक्षेप करेगी जहां जनता उनको अधिकार देगी। ओके, यह लोकतंत्र का प्रतिनिधि रूप है, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। ओके, उदारवाद, यस, जॉन लॉक, जॉन लॉक नहीं, जॉन लॉक। ओके, प्रिया मिश्रा। राज्य के कम हस्तक्षेप के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वता देते हैं। जैसे कि आपको उदारवाद हमने आपको पढ़ाया है, तो उदारवाद, जहां उदारवाद शब्द आ जाए, आपको लिबरल शब्द आए, वहां सीधा आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होगी। वहां गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, राज्य लिमिटेड होगा, एक लिमिटेड इंटरवेंशन होगा, हस्तक्षेप। ओके, अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है लोगों के। ओके, ये चीजें आपको क्लियर याद रखनी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, सरकार को ये लोग क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई, इसमें अत्याचारी बनने की जोखिम है, इसलिए सरकार को रोकने एवं सीमित करने के लिए जांच और संतुलन के विभिन्न तरीकों का समर्थन करते हैं। ओके, गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इवेंट, एक आवश्यक बुराई मानते हैं ये लोग। और जैसे कि संविधान, कानून का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों का पृथककरण आदि इसमें है। कि भाई संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लॉज होंगे, है ना, एक फ्री जुडिशरी होगी, न्यायपालिका होगी, शक्तियों का प्रतिकरण होगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी, सेपरेशन ऑफ पावर। यह क्या है, आमतौर पर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के साथ संबंध रखती है। मतलब लोग एक तरफ से स्वतंत्र होंगे, लोगों पर लोगों की मर्जी से शासन किया जाए। यहाँ क्या होता है, एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है, लोग स्वतंत्र होते हैं, लोगों पर किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होती है पीपल पर। आपको जितना भी कमाना है आप पैसा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का नुकसान हो रहा है आपको किसी मतलब नहीं, बस यही है कि आप पैसा कमाएं, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। ओके। और धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्तियों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे पैसा कमा के एक पूंजीपति पर के रूप में उभरता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक पूंजीवादी व्यवस्था से सह अस्तित्व रखती है, कोएग्जिस्ट करती है। ओके, ये कानून के शासन पर आधारित है, कानून रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। ये चीज याद रखना है। यह मजबूत एवं महत्वपूर्ण नागरिक समाज की उपस्थिति है। ओके, ये नागरिक समाज द्वारा बनाया गया है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आता है बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली और हितों और दबाव समूहों की संख्या की उपस्थिति। तो रॉबर्ट डहल को सबसे पहले याद रखिएगा, इन्होंने पॉलीआर्की अर्थात बहुशासन कहा है। इसे बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अर्थात मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने पॉलीआर्की कहा है। तो कभी आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था तो वहां पूछा गया था पॉलीआर्की से संबंधित कौन सा थिंकर है, तो रॉबर्ट डहल। ओके, नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोगों द्वारा प्रतिनिधि की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, जनता को अ, अपने बारे में शासन के बारे में बताना, एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हो जाती है। ठीक है, किसी काम को करने की जवाबदेही। ओके सर, मैं लिख रही थी, आप प्रियंका, मुझे तो पता नहीं है कि आप लिख रही हैं या नहीं लिख रही हैं, तो
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा मत नोट कीजिएगा, जो चीजें आपको समझ में नहीं आए वो पॉइंट आप एक सरल भाषा में नोट कर लीजिएगा, ओके। बकाया नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया प्रियंका, प्रिया। चलिए आगे। लोक भागीदारी के साथ कुलीन शासन का मिश्रण है, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी ओके थैंक यू। जो मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या है, लोग भागीदार करते हैं, एक बहुत अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक एलिट्स अर्थात कुछ कुलीनों का वो होता है मिश्रण इसमें। जैसे मान लीजिए कुलीन क्या होते हैं, एलिट्स क्या होती है, एक संभ्रांत बोला जाता है, ऐसे हिंदी में संभ्रांत भी कहा जाता है। ऐसे लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, मतलब समाज में अपना दबदबा रखते हैं, ओके। अगला पॉइंट है राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दर्शन एवं सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक दलों आदि के बीच खुली स्पर्धा, उदार लोकतंत्र आदि प्रसार है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि एक खुली प्रतिस्पर्धा, एकदम मान लीजिएगा एक ओपन कंपटीशन किस राजनीतिक सिद्धांत, किस पॉलिटिकल रिजीम में है, राजनीतिक शासन में है, तो आपको याद रखना है किसमें है वो चीजें, एक उदार लोकतंत्र में, लिबरल डेमोक्रेसी में, ओके। तो यहाँ से आपको हो सकता है वो भी बन जाए आपका कंप्रीहेंसिव से क्वेश्चन बन जाए कि उदार लोकतंत्र के बारे में आपको लिख के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, ओके। तो आपको जो मेन पॉइंट है वो हमने आपको बता दिए हैं, इन्हीं को बस मैनिपुलेट करके वो पूछते रहते हैं। अब इनको आपको अपनी भाषा में समझना है कि कैसे क्या क्या होता है, एक शब्द का अर्थ बहुत होता है, ठीक है। कि भाई उदार लोकतंत्र में चुनावी है, अपना प्रचार खुला रखना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, खुली स्पर्धा ओपन कंपटीशन की बात करते हैं, लोग एक एलिट्स रूल भी होता है विथ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, है ना, कि लोकप्रिय भागीदारी के लिए, ओके। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। यह सोशल और रेडिकल डेमोक्रेसी क्या है, सामाजिक एवं उग्र लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकतंत्र के कामकाज का तंत्र लोकतंत्र के समान ही है, लेकिन जोर व्यक्ति की तुलना में समाज के हितों पर दिया जाता है। यहाँ जब हम लोग उसमें लिबरल डेमोक्रेसी में क्या देख रहे थे, ये नंबर 2 डाल नोट कर लीजिएगा, नंबर 2 है, ओके। लिबरल डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देख रहे थे, वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, यहाँ क्या स्वतंत्रता है, समाज के हितों में अधिक महत्व दिया जाएगा। रेडिकल अर्थात सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ओके। अब दोनों में अंतर आपको समझ में आया। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं। देखिए ये लिबरल के समान है, सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, लिबरल डेमोक्रेसी के एकदम सेम है, ओके। ओके गुड्डू, लिबरल डेमोक्रेसी के सेम है। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या था, इंडिविजुअल लिबर्टी थी, लेकिन यहाँ क्या है, एक सोशल इंटरेस्ट के बारे में काम करेंगे, ओके। सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित पर ज्यादा महत्व देंगे, ओके। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वहां क्या बात करते हैं, वहां करते हैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत हित, ओके। यहाँ राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के साथ सरकार का भी शासक होता है ना। जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो राज्य के साथ, स्टेट के साथ सरकार का भी होता है, और यहाँ वेलफेयर स्टेट की स्थापना होती है, और वहाँ वेलफेयर स्टेट नहीं होता है। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया है ना। जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने सकारात्मक एवं नकारात्मक के रूप में बताया था, वहाँ वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात की थी, ओके। ये चीज क्लियर हुई, तो अब दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल टाइप क्या होता है ये समझ लीजिएगा, प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है,
प्रेसिडेंट टाइप यूएसए में होता है, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है जो भारत में आपको देखने को मिलता है, एमएलए, एमपी, संसद, ये सारे देखने को आपको मिलते हैं। ओके, और ये प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है जो आपको यूएसए में देखने को मिलता है। ओके, तो देश के साथ एक राज्य का भी प्रमुख होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, वो आपको समझने हैं। ओके, इसमें ये पॉइंट आपने नोट कर लिए। वहाँ लिबरल डेमोक्रेसी में क्या था, वहाँ भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया हो तो एक बार थम्स अप दीजिए, और वहाँ अभी हम आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट नोट करा देते हैं जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी में आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? एक, सरकार को आवश्यक बुराई माना है, गवर्नमेंट इज नेसेसरी इविल, सरकार को बुराई। रूल ऑफ लॉ, पूंजीवाद कैपिटलिस्ट क्लास के साथ सह अस्तित्व रखते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। यस, स्टेट को बुराई माना है, और कैपिटल क्लास को वो एग्जिस्ट करते हैं, सह अस्तित्व रखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है। अगला, पार्टियों में ओपन कंपटीशन होता है। इसके बाद अगला है आपका, इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, या इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ओके, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। लोकतंत्र लोकतंत्र की संसद में कानून बनाने, वित्त को नियंत्रण और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री की निर्खस्त एवं बर्खास्त करने के लिए सर्वोच्च शक्ति, ये सब पार्लियामेंट्री एवं प्रेसिडेंटियल सिस्टम के बारे में कहा गया है। ओके, अब आता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, चुनावी लोकतंत्र। जैसा कि आपको शब्द से पता है, ठीक है, तो चुनावी लोकतंत्र क्या होता है? जो चुनाव पर आधारित होता है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन इलेक्शन ऑन इलेक्टोरल वोट एज मॉडर्न ऑस्ट्रेलियल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज, एक आधुनिक पाश्चात्य एवं उदार लोकतंत्र के रूप में बात करते हैं। ओके, जिसमें चुनाव मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब ये कहाँ होता है? एक नैरो कंट्रीज में होता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में ये होता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ये कहाँ होता है? अफ्रीकन कंट्री में, नोट कर लीजिएगा। तो ये किस पर बेस्ड है? चुनाव पर आधारित है, चुनावी वोट पर आधारित है, आधुनिक पाश्चात्य एवं उदार लोकतंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अर्थात सहभागी लोकतंत्र के बारे में क्या बात है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? निर्णय लेने में क्या होता है? एक नागरिक भागीदार होते हैं, सहभागी अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र मान लीजिएगा, और पारंपरिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की तुलना में यह अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इसमें क्या होती है?
रिप्रेजेंटेशन बहुत अधिक होता है ना। लोग इसमें सहभाग एवं लोग इसमें प्रतिनिधि बहुत होते हैं और एक ये मान लीजिए एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। ओके, क्लियर। यहाँ जनता जो होती है वो सरकार में भाग लेती है। ओके, जनता यहाँ सहमति देती है कि कानून सही है या गलत है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि कानून बन जाएंगे, उसके बाद अप्लाई होंगे, जनता जो मांग करती है कानून की वो बन जाएंगे, फिर अप्लाई होंगे, फिर उनको चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, सहभागी लोकतंत्र में यहाँ जनता देखती है उन कानूनों को और जनता अपनी सहमति देती है कि ये कानून ठीक है या नहीं। और हमारे यहाँ MP से MLA होते हैं। ओके, पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर पार्टिसिपेटरी चुनावी लोकतंत्र के टाइप हैं। चुनावी लोकतंत्र के टाइप नहीं है ये, अभी हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये डेमोक्रेटिक के प्रकार है। ओके, डेमोक्रेटिक रिजीम जो लोकतांत्रिक शासन है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्टोरल चुनावी लोकतंत्र है, सहभागी लोकतंत्र है और लोकतंत्र का बहुसंख्यक रूप है, ये सब अलग अलग है। ओके, चल अब आता है मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का बहुसंख्यक रूप क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें लोकतंत्र का एक रूप शामिल होता है जो समाज के बहुमत के शासन पर आधारित होता है, जो अल्पसंख्यक की आवाज को बाहर करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है। अब बहुसंख्यक जैसे कि आपको शब्द से पता है, जैसे मान लीजिएगा भारत में कि भाई कई बार लोग कहते हैं कि कई पार्टियां आलोचना करती हैं कि यहाँ बहुसंख्यकों का शासन है या कोई अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ कहता है कि यहाँ बहुसंख्यकों का शासन है, यहाँ अल्पसंख्यकों की सुनी नहीं जाती है। तो अल्पसंख्यकों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है कि जो मेजोरिटेरियन सिस्टम होता है, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी होती है, उसमें सिर्फ बड़े समुदाय के लोगों के बारे में ही सुना जाता है एवं देखा जाता है, छोटे दब जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पूछ सकते हैं कि जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी होती है उसमें अल्पसंख्यकों को बाहर रखा जाता है या बाहर नहीं रखा जाता है, या अल्पसंख्यक इसकी आलोचना करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैनिपुलेट करके आपसे पूछ सकते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके बारे में कहा जाता है, ये कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा तो जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, ये मेजोरिटेरियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1, यह एक मान लीजिए खराब डेमोक्रेसी माना जाता है इसको, खराब लोकतंत्र। नंबर 2, अल्पसंख्यक को देखा नहीं जाता, इसमें माइनॉरिटीज को नहीं देखा जाता है। ओके, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 3, समाज में मेजॉरिटी का शासन होता है। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड। चल अब हम लोग आते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रीजन, गैर लोकतांत्रिक शासन के बारे में। तो गैर लोकतांत्रिक शासन के बारे में हम लोग देख लेंगे। ओके, सबसे पहले टोटलिटेरियनिज्म, अधिनायकवादी शासन। अब जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है, अधिनायकवादी शासन का सार क्या है, एक विचारधारा है और इसमें क्या होता है, सभी अधिनायक शासन आमतौर पर एक दलीय प्रणाली पर आधारित होते हैं और एक शक्तिशाली नेता होता है। जैसे जैसे कि आप लोग आंसर दीजिएगा, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं क्यूबा में ये विचारधारा चलती है, चाइना में भी है ना,
और आपके यूथोपिया, एंगोलो, है ना, मोजाम्बिया, निकारागुआ, ये सारे देशों में इनकी विचारधाराएं चलती हैं। यहाँ एक ऐसा शक्तिशाली नेता होता है जो अपने ऊपर या जिसका सबके ऊपर शासन चलता है। ओके, तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, अधिनायकवाद में सब कुछ टोटल यहाँ तक सब कुछ सरकार तय करती है। आपका जीवन चक्र कैसा चलेगा, आपकी दिनचर्या कैसी होगी, वैसे काम करेंगे। ओके, ये अधिनायक शासन है कि यहाँ सब कुछ सरकार तय करती है। चाइना और रसिया नहीं होगा। ओके गुड्डू, चाइना रसिया नहीं होगा। यह सब कुछ गवर्नमेंट है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ किसी भी प्रकार का, अर्थात आपका जीवन कि आपको कितने बजे उठना है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको क्या पढ़ना है, यहाँ तक वो सरकार आपका एक जीवन दिनचर्या आपकी तय सरकार ही करती है। ओके, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी का जो सिस्टम था, ओके, नाजी पार्टी, है ना, समझ में आया। हिटलर और मुसोलिनी का शासन को हम कह सकते हैं अधिनायकवादी। वो यहाँ तक कि आपको जो भी न्यूज़पेपर आता था तो क्या होता था, न्यूज़पेपर को सबसे पहले जो भी प्रेस प्रिंट करती थी वो पहले न्यूज़पेपर हिटलर और मुसोलिनी के पास जाता था, और हिटलर मुसोलिनी का जो पीए होता था वो बताएगा कि क्या क्या प्रिंट होना है उसमें और क्या क्या हटना है, जनता तक क्या क्या जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो हिटलर और मुसोलिनी के पीए तय करते थे, तब जाके वो 2-3 दिन बाद वो खबर प्रिंट होकर जनता में बांट दी जाती थी। मतलब खबर ये मान लीजिए 2-3 दिन पुरानी ही पढ़ते थे उस समय, है ना। तो ये चीज याद रखना है। जनसंचार के साधनों एवं सशस्त्र बलों पर एकाधिकार, मतलब समाज में, राज्य में जितने भी जनसंचार हैं, जितने भी कम्युनिकेशन हैं, उन सब पर एक ही अधिकार होगा, एक ही शासन होगा, एक ही व्यक्ति का, है ना। जितने भी फोर्सेस होंगे उन पर भी शासन होगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक ये विचारधारा पर चलती है, विचारधारा एक नाजी पार्टी वाली विचारधारा जो हिटलर और मुसोलिनी की थी। ओके, और इसमें याद रखिएगा सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम, है ना। आजकल की मीडिया क्या काम कर रही है आजकल की मीडिया की तो आप कहें ही ना, है ना। अगर आपका टीवी देखने का मन ना हो तो आप मीडिया के बारे में देख लीजिए, वो ज्यादा एंटरटेनमेंट है ना, जैसे मूवी ना देखना हो तो। ओके, यहाँ तक कि इकोनॉमिक कंडीशन पर भी, इकोनॉमिक जो भी आपके सिस्टम है उस पर भी इन लोगों का राज होता था। मतलब एक मान लीजिए समाज के सारे स्तरों पर इनका राज होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ नो रिस्पेक्ट, ना कोई सम्मान होगा, ना कोई रूल होंगे, जो भी रूल है इनके अनुसार है। ओके, रूल कहो तो भाई एक दिन में 2 बार चेंज हो जाए, है ना, ऐसा सिस्टम था यहाँ। यस, मीडिया की तो आप कहें ना, है ना। चल आगे देखिए, आर्थिक जीवन पर भी रहता है इनका कानून का कोई सम्मान नहीं होता है। अधिनायक सनक एवं कल्पना के अनुसार यह बदलता रहता है ना। जैसे उसका भाई इमेजिन करें वो वैसा बदलता रहता है अपना कानून, है ना। व्यक्ति अधिकारों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल राइट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो भी किया जाएगा वो राज्य के लिए किया जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अधिनायक शासनों को तत्कालीन सोवियत संघ, यूएसएसआर, है ना, ना कि रसिया, पूर्वी यूरोप देश, बाल्कन, ग्रीस को छोड़कर क्यूबा, वियतनाम, मंगोलिया, इथोपिया, अंगोला, मोजाम्बिक, निकारागुआ आदि जैसे कम्युनिस्ट देश जैसे साम्यवादी अधिनायक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिनायक शासन जैसे नाजी पार्टी एवं फांसीवाद इटली। ओके, अगर पूछा जाए रसिया तो रसिया नहीं, सोवियत संघ। ओके, दोनों चीजें याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। गुड इवनिंग विश्वजीत, लेट हैं आप आज। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब आता है ऑथोरिटेरियन अर्थात सत्ता वाली।
इसमें क्या होता है, दुनिया में लगभग आधे राजनीतिक शासन सत्तावाद पर आधारित है। उन्हें जैसे व्यक्तिगत शासन सऊदी अरब में, विश्वजीत 8:02 पर क्लास ओपन हो गया था, है ना। दुनिया में देखा जाए तो आधे से ज्यादा देश और लगभग आधे देश सत्ता पर आधारित है, जहां जैसे मान के चलिए सऊदी अरब में व्यक्तिगत शासन होता है, वंशानुगत होता है, एकल पार्टी का शासन होता है ना। व्यक्तियों का अत्याचार होता है, राज्य एवं नौकरशाही, सैन्य शासन के रूप में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सत्तावादी सत्ता पर हो सकता है, शासन सैनिक सेना भी कर ले, है ना, इसे हम कहते हैं सत्तावादी। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण, नियंत्रण एवं दमनकारी तंत्र होते हैं, जनता और असंतुष्टों को नियंत्रित किया जाता है। ओके, सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब एक केंद्रीकृत नियंत्रण होता है, सब कुछ एक सत्तावादी के हाथ में आ जाता है। जैसे कि आप मान लीजिएगा कभी जब तख्ता पलट होता है ना, तो जैसे मान लीजिएगा अफगान में जब तालिबान आया था तो क्या हुआ था, एक वहां उसकी सत्ता हो गई, वो है अथॉरिटेरियन, जो भी होगा सब कुछ वही तय करेगा, है ना, जनता को नियंत्रित करती है। यस, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं होती है। क्या जब तालिबान आया था पॉलिटिकल लिबर्टी थी अफगान में? नहीं थी ना। व्यक्तियों के पास किसी प्रकार का अधिकार आर्थिक सामाजिक नहीं होगा, है ना, थोड़े बहुत होंगे, ज्यादा नहीं। राजनीतिक शासन सत्तावादी होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे राज्यों में सेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है, सरकार लोगों के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार नहीं होगी, है ना। नेता चुनने में जनता की कोई और बहुत कम भूमिका होती है या फिर होती ही नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित रहेगी। इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में ये बात करते हैं कि वो नहीं रहे। ओके, राजनीतिक अधिकार विशेष रूप से अर्थहीन या नाम मात्र के हैं। राजनीतिक अधिकार दिए ही नहीं जाएंगे या फिर थोड़े बहुत दिए जाएंगे, नाम मात्र के। ओके, किसी विचारधारा का अभाव, किसी प्रकार की कोई भी विचारधारा नहीं होगी, है ना। आलोचनात्मक मतों के निर्माण एवं रुचि दबाव समूह या नागरिक समाज की स्थापना को हतोत्साहित करना, मतलब ना सिविल सिविल सोसाइटी होगी, है ना, नागरिक समाज होगा, ना किसी प्रकार के प्रेशर ग्रुप होंगे, इनको दबा दिया जाता है, डिमोटिवेट कर दिया जाता है, डिस्करेज। ओके, क्लियर, ये चीजें याद रहेंगी आप सबको। अब इसमें इसके भी टाइप आते हैं, इसके टाइप हम लोग देख लेते हैं। अथॉरिटेरियन सत्तावादी शासन के टाइप क्या है, जैसे ट्रेनी, निरंकुश, डायनेस्टिक, मिलिट्री शासन, सिंगल पार्टी रिजीम, ये सारे अथॉरिटेरियन अर्थात सत्तावादी में आते हैं। ओके, वंशवादी, वंश जैसे चलता है आपका, आपने अगर देखा होगा यूएई में, है ना, ये चीजें आपको याद रखना है, यहाँ तक याद रखिए। अब अगला आता है पैट्रिमोनिज्म अर्थात प्रतिसत्तात्मक शासन। इसमें क्या होता है, इसे लोग एक अच्छा मानते हैं, जनता क्या मानती है कि जो हमारा राजा है, एक जो पुरुष राजा है, उसे भगवान का रूप मानते हैं। ओके, या उसे अभिभावक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा एक संरक्षक है, गार्जियन है। तो यह राजनीतिक संगठन का एक रूप है, इसके आधार मुख्य रूप से एक शासन द्वारा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित होता है, सारी शक्ति सीधे नेता से प्रभावित होती है। नेता एक व्यक्ति को मान लिया जाता है और उसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे अभिभावक के समान है। शासक का अधिकार व्यापक होता है, अत्याचारी के रूप में देखा नहीं जाता है। अब इसे अत्याचारी के रूप में नहीं देखा जाता है, क्यों नहीं देखा जाता है, क्योंकि यहाँ मान लिया जाता है जो राजा है हमारा वो अभिभावक है, गार्जियन है, और जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर वो हमें दंड दे रहा है तो हमें ये समझेंगे कि हमने कुछ गलत काम किया इसलिए वो दंड दे रहा है। अगर वो हमारा अत्याचार भी कर रहा है तो हम उसे एक अच्छे रूप में लेंगे, ना कि गलत रूप में। ठीक है, उस अत्याचार को अत्याचार नहीं कहेंगे। ये चीजें हैं इसमें। इसमें एक मान लीजिएगा एक व्यक्ति अंधभक्त हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो शासक अकेले किसी शक्तिशाली मदद से कार्य करता है। कुलीन समूह या कुलीन तंत्र होता है, मतलब एक कुलीन वर्ग होता है, संभ्रांत एलिट्स होता है,
जो एक अच्छा भैया पैसे ऐसे वाला हो, खूब अच्छा, वो शासन करता है। जैसे मान लीजिएगा मोहल्ले में आपके या घर में आपके किसकी चलती है? आपके पिता की चलती है, क्योंकि सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में रहती हैं। तो अगर वो अत्याचार भी कर रहे होंगे, ये कहा जाएगा कि पिताजी हमें डांट रहे हैं, है ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए समकालीन नेतृत्व में रोमन कैथोलिक चर्च होता है, प्रतिसत्तात्मकता रहती है इसमें। अगर क्रिश्चियन में देखा होगा तो रोमन कैथोलिक जो चर्च होती है उसके शासन को ये माना जाता है कि ये जो भी करेंगे वो सही करेंगे, है ना। उनको एक प्रतिसत्तात्मक कहा जाता है। फादर जो होंगे वो शासन सही करेंगे। शासन का कानूनी अधिकार काफी हद तक अप्रकाशित होता है कि शासक जो होगा उसका कानूनी अधिकार कितना है और कितने क्षेत्र में है, ये चीजें क्या है बताई नहीं जाएंगी, ये प्रकाशित नहीं होती है कि इनका क्षेत्र यहाँ तक है। वो कभी भी कहीं भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं कानूनी अधिकार में। ओके, ये शासन निरंकुश या कुलीन तंत्र है और निम्न एवं मध्यम एवं उच्च वर्गों को सत्ता से बाहर रखता है। अब ये निम्न एवं मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्गों को सत्ता से बाहर रखता है। ये कैसा है? एक शासन निरंकुश है, एक टिरनी मान लीजिएगा, ओलिगार्किक एवं ऑटोक्रेटिक है। अर्थात ये निरंकुश मतलब एक का शासन होगा, कुलीन मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा और उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ याद रखना है। प्रतिसत्तात्मक, यस, एक पुरुष प्रधान होता है। इन देशों में नेता को आमतौर पर पूर्ण व्यक्तिगत शक्ति का आनंद लेते हैं। वो अपनी पूरी इंडिविजुअल शक्ति का आनंद लेते हैं, मतलब एक व्यक्तिगत शक्ति जो होती है, पावर उनका, उसका वो मजा लेते हैं कि भाई उसने कहा, राजा ने कहा, शासक ने कहा आपके कि भाई आज हम लोग इस राज्य में आक्रमण करेंगे, तो भाई वो करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो बताएगा नहीं। और कानूनी अधिकार उसके क्या होंगे कि उसने कहा कि आज इनको दंड ज्यादा दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने गलती की, चाहे उसने थोड़ी गलती की हो, राजा ने जो कहा वो सही है। ठीक है, ये चीजें, यस, गिने चुने लोग, है ना। चल, ओके, वेरी। यहाँ तक कि यहाँ जो जनता होती है, जनता के जितने भी अधिकार होते हैं वो अपने शासक को सौंप देती है। वो ये बात कह के सौंप देती है कि हमसे अच्छा जानता, हमारे बारे में हमसे अच्छा हमारा शासक जानता है, इसलिए हमारे जो भी अधिकार होंगे वो शासक को दे दिए जाएंगे और वही जो भी डिसीजन है वही ले। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ जो दो एग्जाम्पल में कुछ देश हैं, दो देश हैं, एक घाना है और एक है निक्रोमा। ये दो देश हैं जहाँ पैट्रिमोनिज्म चलता है, प्रतिसत्तात्मक सत्ता चलती है, अभिभावक शासक। ओके, ये दो देश याद रख लीजिए, घाना एंड निक्रोमा। ओके, क्लियर? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सैन्य तानाशाही। जैसा कि आपको पता है, इसमें जो उच्च पद पर रहते अधिकारी हैं वो अपना शासन चलाने की बात करते हैं और वो अपने बीच में सांठगांठ बना के सरकार को हटा देते हैं और सैन्य शासन चलने लगता है। एक राजनीतिक संगठन का एक रूप है जहाँ सेना राजनीतिक प्राधिकरण, अथॉरिटी और संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण एवं पर्याप्त नियंत्रण रखती है और उच्च पद पर रक्षा अधिकारी होते हैं। अधिनायकवादी शासन का एक उप प्रकार है। ओके, ऑथोरिटेरियन रिजीम का एक उप प्रकार है अर्थात सत्तावादी शासन का। सर मुझे पहले ये सब्जेक्ट हार्ड लगता था, बट ओके, थैंक यू प्रियंका। देखिए चीजें क्या है, जितने सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाएंगे तो धीरे धीरे जो टेक्निकल वर्ड होंगे वो ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे। ओके, चलिए ये चीजें याद रखिएगा। अधिकांश सैन्य तानाशाही तख्ता पलट के बाद बनती हैं, जैसे का म्यांमार में हुआ था एक बार तख्ता पलट, वहाँ सैन्य शासन आया था, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। कई ऐसे देश हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कभी कभी बात उठती है सैन्य तख्ता पलट की,
सेना अपना शासन करने लगती है ना, करने नहीं लगती है लेकिन कभी भी वो कर सकती है, क्योंकि जब सेना के पास पूरी पावर होगी तो वो ऑटोमेटिक शासन कर लेगी। करिश्मा आपका ही नेटवर्क इशू है, यहाँ तक मेरा तो नहीं है ना। तो यानी मौजूद सरकार को हिंसक तरीकों से सत्ता से हटाती है और मजबूर करती है, पिछली सरकार को उखाड़ फेंकती है और फिर अपना शासन जमा लेती है। ओके। पाकिस्तान में शासन सैन्य शासन है नहीं गुड्डू, लेकिन वहाँ माहौल बनते रहते हैं, है ना। लेकिन देखा जाए तो इनडायरेक्टली सैन्य शासन ही है ना। सैन्य नियंत्रण, मध्यस्थता एवं वीटो के माध्यम से सैन्य शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो सकता है। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। चल, ये चीजें आप लोग थोड़ा याद रख लीजिए। मध्यस्थता, सेना के वीटो पर परोक्ष सैन्य नियंत्रण कुछ छद्म लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित है। तो देशों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, उरुग्वे, ग्वाटेमाला ना, कोलंबिया जैसे देश हैं। ये सैन्य शासन से प्रभावित है और सैन्य शासन में यहाँ हुआ भी। ओके, क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपकी? चल आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन, अर्थात नौकरशाही अधिनायकवाद या सत्तावाद। तो नौकरशाही, जैसा कि आपको शब्द से पता है, तो नौकरशाही में क्या होता है, जब सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सरकार की नीतियों से परेशान हो जाते हैं। तो भाई देखिए, सरकार क्या है, सरकार सिर्फ नाम की है, ठीक है, कुछ भी नहीं करती है सरकार, लेकिन सारा जो काम करते हैं वो ब्यूरोक्रेट करते हैं, नौकरशाही जो उच्च अधिकारी है, IAS PCS। अब ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये लोगों के बीच में भाई पावर होती है, पावर हर किसी व्यक्ति को पागल कर देती है ना। तो कभी कभी उनके भी मन में आए, नौकरशाही जो लोग हैं वो भी कभी कभी सत्ता पर शासन जमा लेते हैं, है ना। तो क्या है, नौकरशाही अधिनायकवाद की अवधारणा 1960 एवं 1980 के दशक के बीच हुई, जहां दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे में सत्तावाद के प्रमुख प्रकरणों के बारे में अध्ययन किया गया। यहाँ क्या हुआ था, टेक्नोक्रेटिक एक शक्तिशाली समूह है जो अर्थव्यवस्था को युक्ति संगत बनाने एवं विकसित करने की कोशिश करने के लिए राजतंत्र का उपयोग करता है। तो यह आमतौर पर सेना द्वारा एक संस्था के रूप में नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ क्या हुआ था कि भाई लाल फीताशाही, हाँ लाल फीताशाही वही है ना सर। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही देखिए, सरकार के नौकर होते हैं जो कर्मचारी, ए क्लास के, बी क्लास के, सी क्लास के, डी क्लास के, है ना, सरकारी कर्मचारी, उनको हम लोग नौकरशाही बोलते हैं। ओके, सेना के रूप में संगठित करते हैं, देखिए नेतृत्व करते हैं। ओके, जैसे लाल फीताशाही, यस, जैसे मान लीजिए सेना है, ठीक है, सेना है और नौकरशाही है, भाई उनका तो वो एक दूसरे में क्या होता है, दोनों में बढ़िया से एक दूसरे का लीडरशिप में एक लीड करते हैं एक दूसरे को, है ना। कि भाई कोई IAS PCS होगा, वो कहेगा कि भाई यहाँ इतनी पुलिस को भेज दीजिएगा, तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी सरकारी अधिकारियों और सेना को नहीं समझती है ना। गवर्नमेंट को क्या भाई ऑर्डर दिया, कुछ भी हो, कुछ भी जानो, है ना। तो जब कभी कभी क्या होती है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि सरकारी कर्मचारी भी परेशान हो जाए और सेना भी परेशान हो जाए, तो वो फिर सरकार को उखाड़ फेंकती है और अपना शासन जमा लेती है, फिर देश को अपने अनुसार चलाती है ना। ये चीजें होती हैं। तो ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ सत्तावाद के कुछ इनके बारे में, नौकरशाही के बारे में अध्ययन किया गया था यहाँ। ओके, पुलिस प्रशासन का तानाशाही यही है, नौकरशाही। हाँ, कभी कभी, है ना, पुलिस प्रशासन का, लेकिन तानाशाही क्या होता है वो नहीं होता है नौकरशाही। पुलिस प्रशासन तो भाई गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया वो कर दिया। नौकरशाही में क्या, उच्च अधिकारी शासन चलाने लगते हैं, वो गवर्नमेंट में घुस जाते हैं। ओके, और गवर्नमेंट में अगर देखा जाए, उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं रखा जाता है, इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उनको सब कुछ पता है। तो उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ से होगा, है ना। जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत अंतर है। हाँ, SDM SDM,
है ना, उच्च अधिकारी, जैसे मान लीजिएगा पीसीएस अधिकारी है ना, तो यही आईएएस है, आईआरएस है, ये सारी चीजें, ये उच्च अधिकारी जो होते हैं, जैसे मान लीजिएगा एक महानिदेशक पुलिस प्रशासन में है ना, ये सारी चीज। ओके, चलिए, तो शक्ति के इस रूप को विशिष्ट रूप में नौकरशाही के रूप में व्याख्यात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों का प्रभुत्व था जो राजनीतिक कैरियर के माध्यम से नहीं बल्कि सार्वजनिक एवं निजी संगठनों में नौकरशाही कैरियर के माध्यम से प्रमुखता से बढ़े हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कभी कभी क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने से क्यों रोका जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ईमानदार हो गए और इसे पता है कि सरकार कैसे काम करती है और कैसे कहाँ क्या काम करती है, तो ये सारी चीजें रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जब वो अपनी प्रमुखता बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। क्या हुआ था आम आदमी पार्टी में, क्या हुआ था केजरीवाल के साथ, यही तो हुआ था। उनको पता है भाई कहाँ कहाँ गवर्नमेंट क्या करती है ना। तो इसलिए मना किया जाता है कि गवर्नमेंट जो भी कर्मचारी हो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो राजनीति के प्रति किसी प्रकार के इंगेज नहीं है ना। चल, तो इन नेताओं के बीच निर्णय लेने की शैली आमतौर पर तकनीकी है। अब जनता भी इनका सपोर्ट करती है, क्योंकि ये लोग निर्णय एक टेक्निकल तरीके से ले सकते हैं, टेक्नोक्रेटिक होते हैं तकनीकी रूप से, ये अच्छे से, और निर्णय जो लेते हैं वो अच्छे से लेते हैं। नेता क्या, तुरंत में वो अपने एक अगली बार गवर्नमेंट बनाने के लिए वो कुछ भी निर्णय ले लेंगे, और उनके निर्णय पर क्या होगा कि सरकारी कर्मचारी को काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 100 रुपए में खर्चा चलाना है, भाई 100 रुपए में खर्चा नहीं चल रहा है, कहाँ से चला देगा, है ना। और शासन क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इस चीज पर 100 रुपए खर्च करने हैं, जिस चीज पर 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो नौकरशाही क्या करेंगे, भाई 10 रुपए खर्च हो रहा है, बकाया 90 बचेंगे तो दूसरे में तो लग सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करती है ना कभी कभी, और वो बेफिजूल में होता है। यस, यह नौकरशाही तकनीकी लोकतांत्रिक अभिविन्यास आमतौर पर श्रमिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एवं नागरिक समाज आदि के खिलाफ तीव्र दमन के साथ था, है ना, अगेंस्ट द लेबर मूवमेंट। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब आता है फासिज्म, अर्थात फांसीवाद है या फासिस्टवाद भी कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना, फांसीवाद दूर दराज अधिनायक एवं अति राष्ट्रवाद का एक रूप है, जिसकी विशेषता क्या है, तानाशाही पंजा, विपक्ष का जबरन दमन, साथ ही समाज एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत शासन, और ये 20वीं सेंचुरी में यूरोप में प्रमुख रूप से आया। तो इसे समझ लीजिएगा, ये क्या करता है, जो विपक्ष होता है इसका, उसे वो हटा ही देता है, दबा देता है हमेशा के लिए, खत्म, और तानाशाही रूप से अपने शासन में आ जाता है। ओके, ये विचारधारा इसे टोटलिटेरियनिज्म अर्थात तानाशाही का एक प्रकार माना जाता है, याद रखिएगा। और ये इटली में सबसे पहले आया था, इटली में पहला, फिर जर्मनी में। ओके, ये चीज याद रखिए। ये सांस्कृतिक आधार को मानते हैं, वैज्ञानिक नहीं, ये कल्चर के रूप में आते हैं, साइंस के रूप में नहीं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है, विपक्ष को खत्म करता है। यस विश्वजीत, है ना। और जो सरकार होती है उसका एक मिलिट्री के रूप में ड्रेस होता है इसमें, है ना, सैन्य व्यवस्था की तरह ये काम करता है। यस, हिटलर भी यही किया था, और ये मार्क्सवाद के विरोधी होते हैं, है ना। ये लोग निगमवाद को, एक कॉर्पोरेटरिज्म अर्थात कॉर्पोरेट बात को सपोर्ट करते हैं, है ना, एक प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं ये लोग, बस इतना करते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल रखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। सभी उद्योग, इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज एरियाज होंगे वो सरकार के अंडर में काम करेंगे, है ना। तो पहले इटली में फांसीवादी आंदोलन उभरा, एक आदमी, एक नेता, एक विचारधारा के रूप में ये लोग काम करते हैं, है ना। और चरम सैन्यवादी राष्ट्रवाद है, ये मिलिट्रिज्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा है ना। चुनावी लोकतंत्र राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उदारवाद के रूप में माना जाता है ना। राज्यवाद का चरम रूप है, अधिनायकवादी राज्य के प्रति निर्विवाद एवं सम्मान पूर्ण निष्ठा रखता है, एक राज्य को, राष्ट्र को मानते हैं। ओके, फांसीवाद का मुख्य रूप है, मुख्य अधिकार क्या है, फांसीवाद के आयोजक
पेनोटी मुसोलिनी से उत्पन्न होता है। जो मुसोलिनी का शासन था वो फांसीवाद था कि वो राज्य को सब कुछ मानते हैं, जो कुछ है वो राज्य, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के खिलाफ भी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ तक कि माना है अगर एक व्यक्ति की मौत हमें करना है राज्य के लिए, अगर वो गलत बोल रहा है तो हम उसको मार देंगे। ओके, ये चीज उन्होंने कही है। ये चीज आपको याद रखना है कि राज्य के बारे में किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं बोलेगा। ओके, अगर राज्य के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसे हटा दिया जाए, सीधा सा सिस्टम था। चलिए, संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये विरोध करते हैं। किसी प्रकार का कोई डेमोक्रेसी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी कि हम विचार विमर्श करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा मारेंगे, खत्म, एक बार में खत्म, है ना। कॉर्पोरेटिज्म मीन्स क्या होता है, निगमवाद, मतलब एक कॉर्पोरेट का समर्थन करते हैं ये लोग, आर्थिक व्यवस्थाएं बढ़ाना, है ना, निगमवाद, जैसे प्राइवेटाइजेशन। ओके, जो इनके अंडर ही रहेगा, लेकिन जितने भी जो कुछ करेंगे वो आर्थिक नियंत्रण सारे इनके अंडर ही रहेंगे। ओके, इकोनॉमिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। ये चीजें अब आपको याद रखनी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए। और यहाँ कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है। एक, ओके, वेरी गुड, कार्ल पॉपर की पुस्तक आपको याद रखना है। द ओपन सोसाइटी, ये पुस्तक हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, एंड इट्स इनेमीज। ठीक है, कुछ पुस्तक हैं वो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, जिससे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं फोटो भेज दूंगा आपको अपने नोट्स की, तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, कल मॉर्निंग क्लास होगी, मॉर्निंग क्लास होगी, इवनिंग भी होगी, सारी क्लास होगी। फिर 13 या 14 में मॉर्निंग क्लास या इवनिंग क्लास एक नहीं होगी। ठीक है, कल भी होगी, परसों भी होगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग 9 AM और इवनिंग 8 PM। ओके, चलिए, जो भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर तो लाइव क्लास में पूछिएगा, नहीं तो डाउट सेशन रहेगा और आपके पास व्हाट्सएप रहेगा। ओके, मोस्ट वेलकम। यूनिट है 4, ठीक है, और ये चैप्टर है पॉलिटिकल रिजीम, राजनीतिक शासन। ओके, थैंक यू।